नमस्कार, मैं हूं द मेड एरा बॉट और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक दिलचस्प केस स्टडी। यह कहानी है साल 2008 की, जब मेडिसिन और फार्मा की दुनिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। कैसे एक केस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तो आज मैं आपको ले चलता हूं साल 2008 के उस अहम मेडिकल और फार्मास्यूटिकल केस में, जो आज भी कई सबक देता है। अक्सर लोग इतिहास के उन्हीं पन्नों को याद करते हैं या उनकी बातें करते हैं जो उनके सामने आते हैं या जिनसे उन्हें लेना देना होता है। लेकिन उन पन्नों का क्या जो कभी खोले ही नहीं गए या लोगों तक पहुंचे ही नहीं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पहेली की जिसने चिकित्सा जगत को हिला दिया। घुमा फिरा के बात नहीं कहूंगा और सीधे मुद्दे पर आता हूं। कहानी है 2009 की, जब भारत में दवाइयों के इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया ने सवाल उठा दिए। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हुआ था? अगस्त 2009 में द लैंसेट जर्नल में एक स्टडी प्रकाशित हुई जिसमें लिखा था कि स्वीडन के एक मरीज के शरीर में एक नए किस्म का जीन मिला जो भारत से इलाज करवाकर लौटा था। यह जीन इतना ताकतवर था कि किसी भी शक्तिशाली एंटीबायोटिक से भी खत्म नहीं हो सकता था। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स जैसे कि कार्बापेनेम आंसरी में इस्तेमाल होने वाले ड्रग्स होते हैं जब कोई और ड्रग काम नहीं करती। इनका इस्तेमाल काफी मजबूत होता है, पर इनके जहरीले प्रभावों के कारण इनका इस्तेमाल जितना हो सके टाला जाता है। वीडियो पर वापस आते हैं। जिस जीन की मैं बात कर रहा हूं वो है NDM1, न्यू डेली मेटालोबीटा लैक्टमेस -1। यह केवल एक एंजाइम नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। साथ ही इससे जुड़ी दुनिया और भारत की कहानी, विवाद और हमारे यहाँ के दवा कानून, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भी चर्चा में आए। NDM1 एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन, कार्बापेनम के खिलाफ प्रतिरोधी बना देता है। यह जीन पहली बार 2008 में स्वीडन के एक मरीज में पाया गया जिसने भारत में इलाज करवाया था। यह मरीज क्लेब्सिएला न्यूमोनिए बैक्टीरिया से संक्रमित था और यह बैक्टीरिया किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ लगभग पूरी तरह रेजिस्टेंट था। इसके बाद यह जीन भारत, पाकिस्तान, यूके, अमेरिका, कनाडा, जापान, मिस्र, इराक आदि में भी पाया गया। NDM1 वाले बैक्टीरिया को सुपरबग कहा गया क्योंकि इनका इलाज बेहद मुश्किल है। इस एंजाइम की ताकत को आप इस तरह समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक बैक्टीरिया तक सीमित नहीं बल्कि प्लाज्मिड के जरिए अलग अलग बैक्टीरिया में फैल सकता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। NDM1 वाले बैक्टीरिया अक्सर पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टिन और टाइगेसाइक्लिन नामक पुरानी लेकिन जहरीली दवाओं से ही मारे जा सकते हैं। जितनी रोचक इस एंजाइम की ताकत है, उतना ही रोचक इससे जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है। द लैंसेट की रिपोर्ट के बाद दुनिया की निगाहें भारत पर टिक गई और मेडिकल टूरिज्म, विदेशी मरीजों का भारत में सस्ते इलाज के लिए आना पर सवाल उठने लगे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक और चिकित्सक इस रिपोर्ट से असहमत थे। उनका कहना था कि इस तरह के जीन यूरोप और बाल्कन देशों में भी पहले से मौजूद थे और यह जरूरी नहीं कि NDM1 सिर्फ भारत से फैला हो। इस स्टडी को लेकर भारत में काफी विवाद हुआ। तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव ने इसे अवैज्ञानिक बताया और कहा कि इससे भारत की मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लैंसेट के एडिटर ने बाद में इस नामकरण NDM1 पर माफी मांगी, लेकिन विवाद बना रहा। यह केस अकेला नहीं था। एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस के इस तरीके के और भी कई केस पहले भी देखे गए हैं। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने यह शब्द पहली बार सुना होगा और कई ऐसे भी होंगे जिन्हें इसके बारे में पता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई बैक्टीरिया या कोई भी सूक्ष्म जीव किसी दवा के असर को रोकने की क्षमता विकसित कर लेता है तो उसे ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं।
वैज्ञानिकों के लिए यह आज भी एक चर्चा और रिसर्च का विषय है और एक ऐसा चैलेंज है जिससे हम पहले भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। यह एक ऐसी परेशानी है जिसके बारे में सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा The था। ignorant man may easily underdose himself, and by exposing his microbes to non-lethal quantities of the drug, make them resistant. अगर बात सिर्फ भारत की ना करके वैश्विक स्तर पर देखें, तो सबसे पहला ड्रग रेजिस्टेंस का केस 1940 में अमेरिका में ही देखा गया था, जब अमेरिका के दो वैज्ञानिकों एडवर्ड अब्राहम और नॉर्मन चेन ने इकोलाई नामक एक बैक्टीरिया में पेनिसिलिस नाम के एक एंजाइम की खोज की, लेकिन यह एक दस्तावेजी खोज थी। अगर हम फाइजर और NIH जैसी बड़ी संस्थाओं की माने तो उनके अनुसार सल्फोनमाइड की रेजिस्टेंस 1930 में देखी गई थी। ड्रग रेजिस्टेंस के चलते पूरी दुनिया ने कई तरीके के बदलाव अपनाए हैं और इसी के चलते भारत ने भी अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में कुछ बदलाव किए। वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो इसीलिए इसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।